अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी है। एक एक करके पार्टी ओहदेदार इमरान खान से अलग हो रहे हैं और अब जो इतलात आ रही हैं उसमें मजीद अलहदगियों की तवक्को है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप पार्टी छोड़कर जा रही है और उनमें से कुछ ऐसी शख्सियात भी शामिल हैं जो इमरान खान के देरीना साथी थे और सालों से उनके साथ थे। आज तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर और इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज ही अबरारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, जबकि पंजाब के साबिक वजीर तालीम मुराद रास और फिरदौस आशिक अवान ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। 9 मई को हुए हैं अटैक्स, चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे हुए, जो भी हुए हैं, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पे हुए हैं। इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे। जो इसमें मुलव्विस हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। हमारे मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुंचा। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो है वो PTI से जुदा कर रही हूँ। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल बन गया। इस PTI का जो एक सफ़र था मेरे साथ वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि सेनेटर शौकत तरीन, फलक नाज, ज़ीशान खानजादा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी भी PTI छोड़ सकते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर फिदा मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद की भी पार्टी से अलहदगी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन सेनेटर्स ने मुशावरत भी की है, जबकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, फयाज हुसैन चौहान, आफ्ताब सिद्दीकी, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी समेत मुतअद्दिद ओहदेदारान इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और अब भी ये सिलसिला तेज़ी से जारी है। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने परसों अडियाला जेल से रिहाई के बाद पार्टी ओहदा और पार्टी की कोर कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। आज नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने बिहाड़ी में जलसे से खिताब किया और कहा कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान अकेले मुलव्विस नहीं थे बल्कि उनके पुराने सहूलतकार और सरपरस्त भी शामिल थे। इमरान इसमें अकेला नहीं था। इन हमलों में इमरान खान के वो सहूलतकार जो 2011 से लेकर 2022 तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, इसकी सहूलतकारी करते रहे, वो सब भी शामिल है इसमें। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और इमरान खान के देरीना साथी भी चंद दिन की हिरासत या दबाव के बाद पार्टी या सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले इमरान खान के घर पर लाइन लगी हुई थी टिकट लेने के लिए। अब क्या वजह है कि लोग टिकट वापस कर रहे हैं जो कि पंजाब असेंबली के लिए दिए गए थे और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं? इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी मौजूद है जिनकी खबर हम आपके सामने रख रहे थे। हैदर शराजी, क्या सेनेटर्स के हवाले से आपकी खबर है? क्या आपके ज़राए कह रहे हैं शौकत तरीन समेत PTI के कई सेनेटर्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, इम्कान है? क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं इस हवाले से सैफुल्लाह नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल भी वो 9 मई के वाक़े से की मजम्मत करते हुए पार्टी से लाताल्लुकी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान PTI के सेनेटर्स ने मुशावरत भी की है और इमरान खान के दौरे हुकूमत में माशी पॉलिसी पर काम करने वाले शौकत तरीन के हवाले से ज़राए का दावा है कि वो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीशान खानजादा के हवाले से ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो भी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। फलक नाज, जिनको गुज़श्ता हफ्ते गिरफ़्तार किया गया था, इनके हवाले से भी ज़राए दावा कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सेनेट में मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़
न्यूज़ हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट सेनेटर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर टॉक करते हुए, वो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने पीटीआई से दूरी का ऐलान किया। इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी भी 9 मई के वाक़यात के मजम्मत करते हुए पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर सेनेटर्स की, उनमें हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फ़िदा मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद, ये जो 2 सेनेटर्स हैं, ये भी पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। और ज़राए ने यह दावा किया है कि पीटीआई के जो टिकट पर मुंतखब होने वाले सेनेटर्स हैं, इन्होंने इस दौरान सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये इस कानूनी मामले पर भी उन्होंने मुशावरत की कि अगर वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए हैं तो उनकी फिर अगर वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो फिर उनका स्टेटस क्या रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी रहनुमाओं की, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो पहले ही जो पीटीआई के हवाले से पीटीआई के करीब थे, वो उन्होंने तो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब हमारे ज़राए ने यह भी दावा किया है कि पीटीआई की एक खातून सेनेटर जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक अहम तरीन उनका प्रोजेक्ट था, उनकी सरबराह बनाई गई थी, वो अगले 2 रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर सकती हैं। तो लिहाजा ये सैफुल्ला नियाज़ी ने इससे कबल हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि पीटीआई के 2 सेनेटर्स चाहते थे कि 9 मई की मजम्मत करें, लेकिन उससे कबल ही सैफुल्ला नियाज़ी ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जिसके बाद अब पीटीआई के अपने सेनेटर्स भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पीटीआई से दूरी का ऐलान कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इन मुतादिद रहनुमाओं से हम राब्ता भी कर रहे हैं, प्रोग्राम लाइव है, वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ बोल रहे हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, अपने तवील सहाफ़ती सफ़र में आपने पार्टियाँ बनती देखी हैं, पार्टियाँ टूटती देखी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये दावा किया, जब हमने उनसे पूछा कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हो रहा है, इतना सक्सेस रेट तो हमने कभी देखा नहीं किसी पार्टी को तोड़ने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का भी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, हम इन रहनुमाओं को जाके दिखाते हैं कि किस तरीके से जो प्री प्लानिंग हुई थी इस सारे के सारे मामले की और अटैक्स की, उसमें वो मुलविस हैं, उनके मैसेजेस दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका ट्रायल होगा। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, फिर हम जेल तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये इतना ही सिंपल है शामी साहब, क्योंकि सियासी रहनुमाओं ने, क़यादत ने माजी में बहुत जेलें बर्दाश्त की हैं, नून लीग ने खुद ने की हैं। ये इतना ही सादा है या कुछ और हो रहा है? शाहजेब साहब शुक्रिया। ये जो कुछ हो रहा है इतना सादा नहीं है। इसके असल में इसके मल्टीपल रीजंस हैं, यानी कोई एक वजह आप बयान नहीं कर सकते। मुख्तलिफ अफराद जो छोड़ रहे हैं उनकी अपनी अपनी वजूहात हैं। बास तो ऐसे हैं जो प्रेशर नहीं ले सकते, जो मुकदमे का सामना नहीं कर सकते, जो चंद रोज जेल में नहीं गुजार सकते, लेकिन बाज ऐसे हैं जो ये मुशक्कत उठा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद वो बददिल हो चुके हैं, उनको यानी हकीकी तौर पर सदमा पहुंचा है। कुछ लोगों में भी रद्द अमल है और उसका वो शिकार हो रहे हैं, और कुछ को मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आ रहा है। तो बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। देखें, ये इनमें जो बहुत से लोग जो हैं वो नातजर्बाकार सियासी कारकुन हैं। वो इसलिए नहीं आए थे पीटीआई में कि कोई वो जंगजू बनेंगे, कोई गोरिल्ला लड़ाई लड़ेंगे या फौज से टक्कर लेंगे। वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने थे। आंखों में तब्दीली का ख्वाब था, बड़े उनकी आरजुएं थी, और इमरान खान साहब जो है बदकिस्मती से वो इसका इदराक नहीं कर पा रहे, अब भी नहीं कर पा रहे। मगर शामी साहब, खान साहब का अभी भी ये दावा है, वो कह रहे हैं कि तोड़ लें पार्टी, जिसे मैं टिकट दूंगा जीतेगा तो फिर भी वही ना। तो खान साहब को ये दावा है, और जाहिर है इनमें से कोई भी ऐसा तो नहीं है जो ये दावा करेगा जी हम इसलिए जीते थे क्योंकि हमारा वोट बैंक था। और खान साहब का अब तो अब ये कॉन्फिडेंस है कि और ज़्यादा वोट बैंक बढ़ गया है, तो वो अपने इस कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहे हैं कि जो छोड़ के जा रहा है जाए, उस पर दबाव भी है तो जाए। शाहजेब साहब देखें, ये जो मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ये जो मकबूलियत होती है किसी लीडर की या किसी पार्टी की, ये कोई मुस्तकिल नहीं होती, ये घटती बढ़ती रहती है। ये तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है, कभी शेयर का भाव बढ़ता है कभी घटता है। ये कोई पत्थर या लोहे की मानंद नहीं होती।
और खान साहब का आपने देखा कि कई ज़ेरो बम से वो गुजरे हैं। 1 साल पहले जब उनका इख्तिदार खत्म हुआ तो वो कहाँ थे, वो उनकी मकबूलियत बहुत कम हो चुकी थी, हर बाई इलेक्शन वो हारते चले आ रहे थे। लेकिन जब इख्तिदार उनके हाथ से गया तो फिर जो कुछ भी उन्होंने बयानिया बनाया और फिर जो परफॉर्मेंस हुई, जो मुआशी मुश्किलात लोगों की कम नहीं हुई, वो सब ने यानी उनकी ताकत में इजाफा किया। और खान साहब जो हैं वो एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर उभर के सामने आए। लेकिन उन्होंने जो भी हिकमत अमली अपनाई, जो फैसले किए, जो अहदाफ मुतय्यन किए, वो तो कुछ हासिल नहीं कर पाए और सड़कों पर रखा उन्होंने मुसलसल अपने हामियों को, और बिलाखिर जो फौज से लड़ा दिया। यानी आप देखिए कि फौज से लड़ने के लिए पार्टीज नहीं बनती, ना पीटीआई इस काम के लिए बनी थी। तो जो एक फजा बनी जिसमें खान साहब समझ रहे थे कि अब उनका एक ही हरीफ बाकी है और उसी से वो निपटना चाहते थे, सियासी हरीफों से तो बात करने को तैयार नहीं थे, और इसी में उनको मुगालता लग गया। अब आप देखें उन्होंने अपने हरीफ के चुनाव में बड़ी गलती कर दी है। वो समझ रहे थे वो हरीफ कमजोर है, वो हरीफ जितना भी कमजोर हो उसकी जड़ें अवाम में मौजूद है, उसकी इज्जत जो है लोगों के दिलों में है। लोग शिकवे भी करें, शिकायतें भी करें, तनकीद भी करें, तब भी वो ये लोगों की भारी अक्सरियत ये नहीं मंजर देख सकती कि फौज की सुप्पी हो, उसकी रुसवाई हो और उसको कोई जेर कर ले। तो बहरहाल ये एक बड़ी मगर शाहिद साहब, हमने माजी में ये देखा है कि ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से तो सियासतदानों की लड़ाई हुई, अगर वो शॉर्ट टर्म में उन्हें नुकसान भी हुआ तो लॉन्ग टर्म में जो जीत हुई और प्रिवेल किया वो सियासतदानों ने किया। आपको यहाँ से इस वक्त भी और अगले इलेक्शन में भी इमरान खान साहब के लिए क्या नजर आ रहा है, जितनी तेजी से लोग छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है? देखें, जब कोई कोहपैमा जो है वो किसी चोटी से नीचे गिरता है तो फिर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कहाँ जाएगा, जमीन पे पहुंचेगा या कहीं दरमियान में ही हवा में उड़ जाएगा या किसी पहाड़ी पर उसका पांव टिक जाएगा या नहीं टिकेगा। तो खान साहब इस वक्त लुढ़क चुके हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, बल्कि उनको एहसास भी नहीं हो पा रहा कि वो लुढ़के हुए हैं। तो जो वो बातें कर रहे हैं, ये सारा मामला इतना आसान नहीं है। ये 9/11 हो चुका है उनका और बड़ी शदीद सेटबैक हो चुका है, ब्लीडिंग हो रही है, गहरा जख्म लग चुका है और खान साहब पट्टी नहीं कर रहे, ब्लीडिंग नहीं रोक रहे। उनका ख्याल है कि वो सब चीजों को हवा में उड़ा देंगे, लेकिन अब हवा ऐसी है जिसमें वो किसी को उड़ाने वाले नहीं है। अब हवा उनको उड़ाने के दर पे है। साहब, तो इस सब में अब वो ज़ाहिर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, मगर साथ में भी कहते हैं मैं बार बार राब्ता करना चाह रहा हूँ, मैं कमेटी बनाने को तैयार हूँ, जो ताकतवर लोग हैं वो उससे बात कर लें। तो इस वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर और इल्ज़ामात लगाते हैं। तो क्या फिर ताकतवर हलकों को उनसे बात कर लेनी चाहिए या हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके जो कुछ हो रहा है वो हो? देखिए, ताकतवर हलके तो उनसे बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी तो राय ये है कि जो मामला हो वो हुकूमत से होना चाहिए और वो बराह रास्त फरीक बनने को तैयार नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें जो जिस तरह 9 मई को जो कुछ हुआ है और जो वाकयात पेश आए हैं, वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख में ऐसे मनाजर हमने कभी देखे नहीं है। यानी तो फिर भी जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, लोग नारे भी लगाते हैं, लेकिन फौजी तंसीबात पर हमले नहीं करते। ये जो हमले हुए हैं और उसके बाद जिस तरह उनकी प्लानिंग की बातें आ रही हैं, जिस तरह वीडियोस बनाई गई हैं, जो बदजुबानी की गई है, वो तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब इसलिए बहुत मुश्किल है। ये मेरा ख्याल है खान साहब जो हैं वो उससे चूक गए हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे। वो जो हम कहते हैं ना कि मौले को मौला ना मारे तो नहीं मरता, और मौला जो है ये जो पॉपुलर लीडरशिप्स होती हैं, ये अपने जोम में और अपने जोर पे गिरती हैं। इनको कोई दूसरा धक्का नहीं दे सकता, ये खुद अपनी राह खोटी करती हैं। और इस वक्त यानी बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इस पर बड़े गहरे सोच की जरूरत है, तदब्बर की जरूरत है, तफक्कुर की जरूरत है, जो खान साहब कर नहीं पा रहे। वो एक उसी रवश पे जा रहे हैं और उसी में जहां ठोकर उन्होंने पहले खाई है वहां मजीद ठोकर खाएंगे।
और फिर ठोकरें खाते चले जाएंगे अगर उन्होंने अपना रास्ता ना बदला और अपना रवैया ना बदला। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के 17 दिनों के बाद आज वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया से शेयर की और उन्होंने बताया कि अभी तफसीली मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया, कि दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। हमने वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो प्रोग्राम में नहीं आए। मगर जो रिपोर्ट मीडिया से शेयर की गई है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें इमरान खान की मेडिकल हालत को स्टेबल और नॉर्मल कहा गया है और आखिर में लिखा गया है कि इमरान खान स्ट्रेस में हैं और एंग्जाइटी की अलामात भी हैं। गुज़िश्ता हफ्तों के वाक़यात की वजह से गुस्से का भी शिकार हैं। उन्हें सूरत हाल की संजीदगी का सही से अंदाज़ा नहीं है और उनकी ज़हनी हालत मुस्तहकम होने पर भी सवालात हैं और वो कुछ नामुनासिब इशारे भी कर रहे थे। मगर रिपोर्ट में ऊपर लिखा है कि इमरान खान की ज़हनी हालत मुस्तहकम है। हमने ये रिपोर्ट और वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 डॉक्टर्स के साथ शेयर की तो उन्होंने वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के इल्ज़ामात को मज़े का खेज़ करार दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इमरान खान के टेस्ट 17 दिन पहले किए गए थे तो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट या यूरिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट तो चंद दिनों में आ जाती है। और ये बात समझ से बाहर है कि वज़ीर सेहत 17 दिन बाद भी ये दावा कैसे कर रहे हैं कि अभी इब्तिदाई नताइज आए हैं और हतमी राय के लिए मज़ीद रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जो दावे वज़ीर सेहत कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट तो खुद बता रही है कि इमरान खान की ज़हनी हालत मुस्तहकम है और जो आखिर में डॉक्टर्स की राय बताई गई है तो गिरफ्तारी के बाद गुस्सा या एंग्जाइटी उनकी ज़हनी हालत पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये एक नॉर्मल बात है। और तीनों डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत की बातों को मज़े का खेज़ और बेबुनियाद करार दिया। और वैसे भी अजीब बात यह है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में तफ्तीश के लिए तो ज़हनी तौर पर ठीक हैं और उन्हें गिरफ्तार भी रखना ज़रूरी है, मगर वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर सेहत और उनके मुआवनीन के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई के फैसले का ऐलान कर दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इमरान खान ने अब्दुल कादिर पटेल, नैब, वज़ारत सेहत और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को कानून के कटहरे में खड़ा करने की मंजूरी दे दी और इन इल्ज़ामात के खिलाफ हतक इज़्ज़त समेत दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। हुकूमत ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान सियासी और अदालती शख्सियात से मुताल्लिक सामने आने वाली मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया था जिसने काम भी शुरू कर दिया था और उसकी दूसरी समाअत कल यानी हफ्ते को होनी थी। मगर इस कमीशन के खिलाफ पहले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त ले गए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बनाकर आज समाअत की और ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया है और अगली समाअत 31 मई को मुकर्रर की है। यानी ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत कल होनी है, उसके खिलाफ कल यानी गुज़िश्ता रोज़ आबिद ज़ुबैरी ने दरख्वास्त दायर की। कल ही दरख्वास्त की और नंबर अलॉट हुआ। आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, आज ही उस पर समाअत भी हो गई और आज ही हुक्मनामा भी सामने आ गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि ये एक तस्लीम शुदा और तयशुदा आईनी उसूल है जिस पर माजी में कमीशंस की तश्कील में कई बार अमल किया गया कि जब भी किसी मौजूदा जज को किसी कमीशन का रुकन बनाया जाना था तो उसके लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी पड़ती थी। वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील देने में यकतरफा तौर पर काम किया। वफाकियत के तयशुदा उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बादियुन नज़र में मज़कूरा बाला आईनी उसूल कमीशन के दीगर 2 अरकान पर भी लागू होगा, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी लागू होगा और इसलिए उनकी तकर्री के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की इजाज़त दरकार थी। लिहाजा बादियुन नज़र में कमीशन की तश्कील ही मशकूक हो गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने उबूरी रिलीफ की इस्तदा की है क्योंकि कमीशन ने काम शुरू कर दिया है और 22 मई को हुक्म दिया है कि कमीशन का अगला इजलास 27 मई को होना है। इन हालात में अगली समाअत तक वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 मई को जारी करदा गैर कानूनी नोटिफिकेशन और कमीशन की जानिब से 22 मई को दिया गया हुक्मनामा मुअत्तल है। इसके नतीजे में कमीशन की कार्रवाई रोक दी जाती है।
ये भी दिलचस्प बात है कि दरख्वास्त गुजार हाफिज ज़ुबैरी की एक अपनी मुबैना ऑडियो भी है जिसकी तहकीकात ऑडियो लीक्स कमीशन कर रहा है। एक मुबैना ऑडियो इमरान खान की भी है जिसमें वो मुसर्रत जमशेद चीमा से अदालती केसेस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान और हाफिज ज़ुबैरी कमीशन के खिलाफ ही दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमरता बदियाल की सास की भी है जिसमें चीफ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र है, मगर ये दोनों ही जजेस आज बेंच का हिस्सा थे। हुकूमत का दावा है कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो होने की बिना पर हुकूमत ने कमीशन की तश्कील के लिए उनसे मुशावरत नहीं की और आज उनकी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ भी उठाया था। हमारे साथ मौजूद हैं तारल मोहम्मद खुर्शीद वज़ीर आज़म। तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुतादिद इस हवाले से सवालात उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। चीफ जस्टिस ने आज कहा कि ये नॉर्म है, इस हवाले से पहले भी 3 नोटिफिकेशन वापस लिए गए कि चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से 5 फैसले भी मौजूद हैं। तो जो आप लोगों ने प्ली ली थी कि जी चीफ जस्टिस से क्यों नहीं आप लोगों ने मशवरा किया, आज चीफ जस्टिस ने वो मुस्तरद कर दी है, काम ही रोक दिया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपके मफादात का तसादम होना, आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना, या जो बीच में एक मुल्जिमा है या गवाह के तौर पर उन्होंने पेश होना है, इनकी सास साहिबा ने, जब सब्जेक्ट मैटर उनका है तो इसमें किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर सकते हैं और इस केस को खुद कैसे सुन सकते हैं। माजी में ये मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे जज साहबान के अपने फैमिली मेंबर्स की बात आती थी या अपने दोस्तों की बात आती थी या इवन सोशल सर्कल की बात आती थी, तो जज साहबान या तो बेंच से अपने आप को अलहदा कर लेते थे या केस सुनने से माजरत कर लेते थे। ये बड़ी अजीब बात है कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज उसको हेड कर रहे हैं जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं सितंबर ऑनवर्ड्स, मगर ये ना कोई बात सुनी जाती है ना फैक्ट्स को देखा जाता है। इस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल लीगल थी और मैं ये समझता हूं कि जब आपकी अपनी सास का मामला आया है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, आपको इस केस को नहीं सुनना चाहिए था। और ये भी आपको मैं जरा माजी करीब में भी ले चलूं कि जब काजी फायजीसा साहब ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात की थी तो यही चीफ जस्टिस थे जिनका नाम उमरता बंदियाल साहब हैं, ये बेंच पे बैठे थे, ये हंस दिए और उन्होंने कहा काजी साहब आगे चलें। तो काजी फायजीसा के जमाने में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो हलाल थी और वो अब हराम हो गई हैं। और मैं ये काजी फायजीसा साहब ने सर्विलेंस की बात की थी और जाहिर है उसके बावजूद ऑर्डर किया गया था कि जो भी ARU था शहजाद अकबर साहब का, उसने डेटा इकट्ठा किया, उसके तहत फिर FBR को कहा गया था। मगर अब एक और बात आज कही गई अदालत की तरफ से और वो ये, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने शुगर कोटेड अल्फाज से जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश की है, क्योंकि जजिस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, बड़े शुगर कोटेड तरीके से कमीशन बना के आप लोगों ने ये कोशिश की कि उसके इख्तियारात में मुदाखलत की जाए। इसमें मैं पहली बात तो ये है कि जब आप पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं और पार्लियामान को कानून साजी से रोकते हैं, एक ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, उसको मार्जे वजूद में आने से पहले ही आपने उस पर अमल दरामद रोक दिया। आप अज्यूम करते हैं कि आप जुडिशरी में बैठ के एग्जीक्यूटिव का रोल भी प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, कैबिनेट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो क्या तब आपको ये ख्याल नहीं आता कि आपका रोल जुडिशरी का है, जुडिशल ओवरसाइट का है, फैसले देने का है? आपका कतन ये रोल नहीं है कि आप पार्लियामेंट का रोल अज्यूम करें। हैविंग सेड दैट, मुनीब अख्तर साहब का नाम उस ऑडियो में लिया गया। चीफ जस्टिस साहब की जो सास साहिबा हैं उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि मेरा मुनीब साहब से राब्ता है, जुडिशल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की बात है। तो मुनीब साहब का भी ना इस केस में बैठना बनता था, ना बोलना बनता था। और फेडरल गवर्नमेंट ने आप आर्टिकल 209 का जितना अमल दरामद है, आप मुझे बता दें मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के रेफरेंस को आए कितनी मुद्दत हो गई है, अभी तक उस पर या समाअत के लिए मुकर्रर किया गया हो या कोई पास पुर्स की गई हो, बिल्कुल जीरो है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक आधा रेफरेंस आया पड़ा है और चीफ जस्टिस के खिलाफ जब रेफरेंस आ जाए वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का तरीकेकार किसी कानून आइन में दर्ज नहीं है। मतलब अगर अब सिचुएशन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर रेफरेंस मौजूद है तो चीफ जस्टिस उसको टेकअप कर नहीं रहे हैं। अगर आप कमीशन बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप अदलिया के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। तो अब फैसला तो अदालत का आ गया और इख्तियार भी उनका है, तो आप कर तो कुछ नहीं सकते हैं। देखिए, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम एक और कमीशन बना दें। ये कितने कमीशन स्ट्राइक डाउन करेंगे और ये गवर्नमेंट के राइट्स को कब तक डिसर्व करेंगे? यानी बात तो ये है कि आपने एक ऐसे मामले की तहकीक करनी है जिस पर जजेस इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, और आप अगर उस पर स्टे ऑर्डर दे देंगे तो फिर मुझे बताइए कि हम किस फोरम के पास जाएंगे इंसाफ के लिए? और ये बड़ी नाइंसाफी है
कि आप कह रहे हैं कि हम जुडिशियल फंक्शन में इंटरवीन कर रहे हैं, यानी इसमें क्या इंटरवेंशन है? इंक्वायरी कमीशन एक्ट, देखिए जुडिशियल कमीशन बनाया होता, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा होता, आप 100 दफा एतराज करते, वो बिल्कुल ठीक बात है। मगर अगर हमने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया और आपको लेटर इसके लिए नहीं लिखा, तो फिर आप किस तरह ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जो कमीशन बनाया गया है वो वही कमीशन है जो जुडिशियल कमीशन बनाए जाते थे? इन दोनों में फर्क है, लीगल डिस्टिंक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तातार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सवालात उठ रहे हैं, पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पर संगीन सवालात उठ रहे हैं, आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे एक ब्रेक के बाद। महंगाई और रवा माली साल के 10 माह के मुआशी अदाद व शुमार सामने आ गए हैं। रवा माली साल मुआशी अहदाफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक हुकूमत अपना कोई भी मुआशी टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। रुपए की कदर गिरने से मुआशी साइज, महंगाई, फीकस आमदनी सब मुतासिर हो गए हैं और खुद हुकूमत के जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक रवा साल का कोई भी मुआशी हदफ हासिल नहीं हो सका है। पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी $1,568 रह गई है। गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदनी $1,766 थी और रवा माली साल मुल्क की मईशत $34 अरब से सुकड़ गई है। ये नंबर्स हाल ही में नेशनल अकाउंट्स कमेटी में मंजूर किए गए, लेकिन इन हालिया सामने आने वाले अदाद व शुमार से तरक्की की शरह के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने तरक्की का टारगेट 5% रखा था, लेकिन नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग से मंजूर होने वाले अदाद व शुमार के मुताबिक रवा साल सिर्फ 0.29% तरक्की हुई, मगर इन अदाद शुमार पर भी सवाल उठ रहा है। इस हवाले से आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पर मुआशी तरक्की का रेट तब्दील करने के लिए शदीद प्रेशर था। PBS ने पहले -0.5% तरक्की की शरह का तखमीना लगाया था, लेकिन PBS की मैनेजमेंट को दबाव में आकर तरक्की की शरह मस्बत 0.29% करना पड़ी, जिसको नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मंजूर किया। खबर के मुताबिक सैलाब के बाद ज़रूरियात का जायजा लेने वाली रिपोर्ट में हुकूमत ने दावा किया था कि सैलाबों से 10 लाख के करीब जानवर हलाक हुए, जबकि PBS की गिनती के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाबों से 2 लाख जानवर हलाक हुए। इससे हुकूमत और PBS दोनों की साख पर सवालात उठते हैं। इसी तरह नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल माल मवेशियों में 3.8% इजाफा हुआ, जबकि ये ग्रोथ रेट तो सैलाब से पहले वाले 2.3% के रेट से भी ज़्यादा है। बल्कि 9 साल में 3.8% की लाइव स्टॉक में तरक्की नहीं देखी गई थी, मगर हुकूमत ने सैलाब के साल में दिखा दी है। दूसरी तरफ हुकूमत के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल में सनती तरक्की -2.9% रही, मगर इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -8% की शरह रिकॉर्ड की गई, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मस्बत 9% की शरह रिकॉर्ड की गई है। द न्यूज़ में अम्मार हबीब खान के आर्टिकल के मुताबिक इस गिरती हुई मईशत में यह कैसे मुमकिन हुआ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -8% हो, मगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह मस्बत 9% हो। यह समझ से बालातर है, क्योंकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज तो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ही अशिया बनाती हैं, और यह नामुमकिन है कि बड़ी इंडस्ट्रीज की तरक्की की शरह मनफी हो मगर छोटी इंडस्ट्रीज की मस्बत हो। दूसरी तरफ हुकूमत ने सिर्फ तरक्की का टारगेट मिस नहीं किया है, बल्कि बजट खसारा बढ़ गया और सिर्फ दरामदात को कंट्रोल करके करंट अकाउंट खसारा ही कंट्रोल किया जा सका। पाकिस्तान का कर्जा एक साल में 43,000 अरब रुपए से बढ़कर 57,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है, यानी एक साल में 33% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ IMF प्रोग्राम को लेकर भी गैर यकीनी बरकरार है, और इस गैर यकीनी में डॉलर इंटरबैंक में 285 रुपये 15 पैसे का है, मगर एक दफ़ा फिर ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क बढ़ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये का हो गया है, और इस रेट पर भी डॉलर आसानी से दस्तयाब नहीं है, यानी एक दफ़ा फिर तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तानी करेंसी डिफ़ॉल्ट करने वाली श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे जा रही है और महंगाई श्रीलंका से भी ऊपर जा रही है, जबकि डॉलर की कदर बढ़ने से इंपोर्टेड महंगाई और बढ़ेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में महंगाई 36.4% रही, जो 1965 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई है, जबकि अप्रैल में खाने पीने की अशिया की महंगाई 48% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, यानी खाने पीने की अशिया की महंगाई 50% को छू रही है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया की महंगाई 46%, जबकि देही इलाकों में 52% से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि शहरी इलाकों में तो अवाम अपने टोटल खर्चे का 30% खाने पीने पर खर्च करते हैं, मगर देही इलाकों में 40% खर्चा खाने पीने की अशिया पर होता है, यानी देही इलाकों में रहने वाले अवाम और ज़्यादा महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं, क्योंकि खर्चों में बेपनाह इजाफा हो रहा है और आमदनी में इजाफा उससे बहुत कम है, और बेरोज़गारी में भी इन मुआशी हालात में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते महीने के साथ मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान ने खित्ते में श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने गुज़िश्ता साल डिफ़ॉल्ट किया था। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई में श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया, जहाँ अप्रैल में महंगाई 35.3% रही। रवा साल पाकिस्तानी रुपया 20% गिरावट के साथ बदतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी रही, जिसकी वजह से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा देखा गया।
हुकूमत का दावा है कि IMF की शराइत पूरी कर दी हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा हुआ, मगर बार बार के हुकूमती दावों के बावजूद IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका है। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मेहताब हैदर से। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आज भी वज़ीर आज़म बात कर रहे थे तमाम शराइत हमने पूरी कर दी हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है कि मुआहिदा हो जाए, कोई ऐसे इम्कानात हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे ये डार साहब जब ताजरों से FBR में गुफ्तगू कर रहे थे तो अभी तक तो वो अपनी होप्स का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बुनियादी तौर पे हम वापस उन्हीं पॉलिसीज़ पे जा रहे हैं जिसकी वजह से ये 9वां जायज़ा डिले हुआ था। आज भी आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है उसमें ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो है वो फ़र्क बढ़ता जा रहा है उसके रेट्स के अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि हम IMF के प्रोग्राम से डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वजह और भी है। शायद हज की आपको पता है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से भी डॉलर की शायद रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर वापस जाना है तो 2 इश्यूज़ हैं जिन पे अभी तक, एक तो ये एक्सचेंज रेट का इशू इंडिकेट कर रहा है, दूसरा IMF अभी भी, आप उनकी जितनी स्टेटमेंट्स रिसेंट दिनों में आप देख लें, रिसेंट वीक्स में, तो वो यही बताते हैं कि अभी तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो एश्योरेंसेस हैं वो पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में IMF $6 बिलियन पे ही गैप पे खड़ा है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है तो आप उसको $4 बिलियन या $5 बिलियन पर लेकर आएँ, लेकिन अभी तक IMF इसके ऊपर तैयार नहीं है। और डॉक्टर साहब ने जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये है कि 30 जून को ये IMF के प्रोग्राम का पीरियड ख़त्म हो रहा है। अगर आइंदा चंद दिनों के अंदर ये 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि हम बजट के नंबर्स शेयर करें और 9वां और 10वें जायजे को कंबाइंड कर दिया जाए। तो ऑप्शंस आर लिमिटेड, ऑप्शंस ख़त्म हो रही हैं और IMF का जो प्रोग्राम का पीरियड है वो 30 जून को आपको पता है ख़त्म हो जाएगा, और अगर चंद दिनों में ये नहीं होता तो फिर ये फेल्योर की तरफ जाने के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो मगर ये तो तय है कि जो बजट होगा वो IMF की शराइत के मुताबिक होगा, कोई तजर्बा नहीं करने वाली है हुकूमत कि जी इलेक्शन है तो कुछ अलग किस्म का बजट दे दें। जो बजट की अभी तक की चीज़ें सामने आ रही हैं सर, वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये एक एक्सपेंडिचरी बजट होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा बजट डेफिसिट जो है, जितनी डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उसको सामने रखते हुए बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। शायद प्राइमरी सरप्लस तो हम जनरेट कर लें, लेकिन ओवरऑल बजट डेफिसिट जो है वो उसको कम करना जो है वो इन हालात में मुश्किल है। और एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन ईयर एक्सपेक्टेड है कि अगले साल होगा, तो उस टाइम ये IMF के साथ उसको अलाइन करके बजट नहीं बनाया जा रहा। लेकिन आप ये देखेंगे अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव होता है तो डेफिनेटली हमें IMF के प्रोग्राम को सामने रखते हुए फिर बजट बनाना जो है वो हमारे लिए मैंडेटरी और ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस टाइम तक हम बजट के नंबर्स IMF के साथ शेयर नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसमें के बारे में मौक़िफ़ है कि 9th रिव्यू को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद हम आपके साथ बजट के नंबर्स जो है वो शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे एक मस्बत खबर की। पाकिस्तान में तकरीबन हर शोबे में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और तालीम का शोबा उसमें सर फहरिस्त है, और तालीम के शोबे में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में स्कूलों में सबसे बड़ा मसला टीचर्स की क्वालिटी का है, उनके मेरिट पर भर्ती होने का है। टीचिंग प्रोफेशन की वही इज्जत और अहमियत होने का है जो दीगर प्रोफेशंस में है। पाकिस्तान में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने के लिए जो मखसूस तालीम और ट्रेनिंग और स्किल दरकार होती है, मुतअद्दिद अहम शोबों में तो लाइसेंस के मरहले से गुजरना होता है जिसे दुनिया भर में होता है, ताकि तस्दीक हो सके कि आप उस काम की सलाहियत रखते हैं जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है। मगर टीचर बनने के लिए ऐसा नहीं है। इम्तिहान दें, टीचर बन जाएं, मगर अब हुकूमत सिंध ने इस हवाले से पहला कदम उठाया है और टीचर्स की भर्ती के लिए B.Ed प्रोग्राम के साथ एक लाइसेंसिंग एग्जाम का आगाज़ किया है। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 16वें ग्रेड की 700 नई वैकेंसीज पहली से 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए रखी गई हैं, जो पहले 14वें ग्रेड में होती थी और इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन दरकार होती थी। और अब B.Ed प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स अगर लाइसेंसिंग का इम्तिहान क्लियर करेंगे तो 16वें ग्रेड में भर्ती हो सकेंगे, जिससे टीचिंग प्रोफेशन की क्वालिटी, तनख्वाहें और वक़ार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत जो पहले से मौजूद गवर्नमेंट स्कूल्स के असातिज़ा हैं वो अपनी मौजूदा नौकरी को जारी रख सकते हैं, मगर अगर वो समझते हैं कि वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो वो इम्तिहान देकर अपनी तरक्की के मरहले को तेज़ कर सकते हैं। यानी माजी में काबिलियत हो ना हो, आप अच्छा पढ़ाते हो या ना हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर अब अपने वक्त पर आपकी तनख्वाह और ग्रेड बढ़ने के सिलसिले से हटकर मेहनत करने और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने से आपकी तरक्की का रास्ता तेज़ हो सकता है। जो असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके परमानेंट होने का रास्ता तेज़ हो सकता है। और जो टीचिंग लाइसेंस आप अपनी काबिलियत के हिसाब से पहली से 5वीं, पहली से 8वीं और छठी से 12वीं जमात के लिए ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और आम बात यह कि इस पूरे निज़ाम को बनाने में हुकूमत सिंध के साथ प्राइवेट सेक्टर ने अहम किरदार अदा किया है और आगा खान इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूरबीन ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, वालिदैन और स्टूडेंट्स के भी इनपुट से ये पॉलिसी लाई गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।